सिट साहब, एक और टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है ईरान अमेरिका मामलात में। आपको दिखाई आपने जो प्रिडिक्ट किया था, अच्छा, आपको याद है? आपने प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले दिनों में फिर ठीक है आप मुझे चैलेंज करने नहीं इंटरेस्टिंग। बहरहाल आपने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है सूनर और लेटर, विद इन 1 और 2 वीक्स। सो हमें इस सिलसिले में जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ईरानी वजारत ख़ारजा की तरफ से मिली। उनके तर्जुमान ने यह बताया है कि हमारे CDF, हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब तेहरान का विजिट करने जा रहे हैं कल। ऐसे में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं, बता रहे हैं भाई कि ईरान तो मुआहदे को बेचैन है मगर दुरुस्त मुआहदा करने को तैयार नहीं है। अब उनकी नज़र में दुरुस्त मुआहदा क्या हो सकता है ये वो बेहतर जानते हैं, या जो इसमें नेगोशिएशंस में काम आ रहे हैं वो जानते हैं। अब्बास अरागची साहब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा, उनके साथ भी फील्ड मार्शल का कल टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और अब्बास अरागची साहब ने कुछ लोकल राब्ते भी किए हैं। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा से भी रब्ता किया है, उनके साथ भी बात की है कि कौन से ऐसे मौजू हालात हो सकते हैं जिसमें हम मुज़ाकरात की मेज़ की तरफ वापस आएँ। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट का सारा जितना भी हिकमत अमली क्या इख्तियार की जा सकती है। बट फील्ड मार्शल का विज़िट इस मोड़ पर, इससे पहले हमने देखा उन्होंने किन किन मौके पर विज़िट किया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का ये कहना है कि उनके यहाँ मुलाकातें भी हो सकती हैं। सिट साहब, कौन कौन जा रहा है तेहरान, अब की बार किस मामले पर बात होगी और क्या ईरानी सुप्रीम लीडर से भी मुलाकात मुमकिन? सही सवाल है। पहली बात तो ये है कि मैंने अर्ज़ किया था कि नेगोशिएशंस जारी हैं, जबकि ईरान भी कह रहा था कि ख़त्म हो गया MOU और 60 डेज़ भी ख़त्म हो गए हैं जी। और डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा था कि MOU इज़ डेड। मैं कह रहा था कि मुज़ाकरात अभी भी चल रहे हैं जी। अच्छा, और मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान इसके अंदर एक सेंट्रल रोल अदा करेगा, ये पीछे नहीं हटेगा, ये नेगोशिएशंस जारी रखेगा। तो अब आज आपको उसकी सबूत मिल गया है कि हमारी तरफ से फील्ड मार्शल साहब एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। अब ये इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है सर, कि ये नहीं कहा जा रहा कि प्राइम मिनिस्टर एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं जी। आमतौर पर ये होता है ना PM लीड करता है। इस दफ़ा तो ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब एक ले जा रहे हैं जी। तो इससे ये समझ आती है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं जाएंगे। ठीक, कौन सा जाएगा? यकीनी तौर पे मोहसिन नकवी साहब जाएंगे जी। बिकॉज मोहसिन नकवी साहब को फील्ड मार्शल साहब ने पहले भी ये जिम्मेदारी दी थी। 2-3 दफ़ा वो अकेले गए थे, बात करके आए थे एट द हाईएस्ट लेवल। तो अब फील्ड मार्शल साहब जो है जा रहे हैं इसलिए बिकॉज विदाउट फील्ड मार्शल कि वहाँ जो बात होनी है वो पक्की बात नहीं होगी। तो फील्ड मार्शल का जाना ये है कि वो अमेरिका की पूरी हिमायत है कि ठीक है आप जाएं, बात करें, और इधर ईरान वालों की ये है कि आप आएँ। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने ये खबर नहीं दी जी, सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जा रहे हैं। अच्छा। ओके। और नकवी साहब भी साथ जा रहे हैं। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे। ओके। अब तक तो यही खबर है, मेरी अंदर की खबर यही है। अब कल को प्राइम मिनिस्टर साहब उठ के चले जाएँ तो वो और बात है, मगर इसाक डार साहब जो हैं वो जा रहे हैं लंदन। वो तो लंदन निकल गए ना? निकल गए। तो अब अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आउट है, चीफ भी आउट है, और प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू स्टे यहाँ, जिस किस्म के अदालती इश्यूज़ खड़े हुए हैं और दूसरे इश्यूज़ चल रहे हैं पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान जो इश्यूज़ बन रहे हैं, फिर ये कुछ तनकीद हो रही है ओवर वेरियस डोमेस्टिक पॉलिसीज़ लाइक शुगर पॉलिसी एंड सो ऑन, तो प्राइम मिनिस्टर साहब मेरा ख्याल है हैज़ टू होल्ड द फोर्ट, तो शायद वो इसीलिए नहीं जा रहे। अच्छा। तो और फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं। अब बात यह है कि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो भी गारंटियाँ देते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वो प्राइम मिनिस्टर की बात में उतना वजन नहीं होता जितना फील्ड मार्शल साहब की। तो इसलिए दे वांट द बिग मैन कि आप बताएं क्या है क्या नहीं है। एंड आई थिंक हुआ ये है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अमेरिकन्स एंड ईरानियंस दोनों ने थोड़ा बहुत एतमाद शो किया इन द चीफ इन द फील्ड मार्शल। वो ये समझते हैं ये स्ट्रेट टॉकिंग मैन, ये धोखा नहीं करेगा, ये जो कहेगा वही करेगा, और जो वादा करेगा वो पूरा करेगा, और खरी खरी बात करता है। तो आई थिंक इस किस्म की जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो ना, तो जितना आप अप फ्रंट और ट्रूथफुल हो उतना बेहतर होता है। तो अदरवाइज़ एक साइड समझते हैं आप और दूसरी साइड की साइड ले रहे हैं, वो समझते हैं कि आप इनकी साइड ले रहे हैं। आई थिंक फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ इसलिए हो रही है कि वो खरी खरी बातें करते हैं, और बिल्कुल जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो छुपाते नहीं है, कुछ ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होते, सीधी बात कर देते हैं। एंड आई थिंक इन दिस सिचुएशन लोगों को ये बात पसंद है। सो फॉर दीज 2 रीजंस फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि दोनों ईरान और
अमेरिका अब धमकियाँ एक दूसरे को ऐसी दे रहे हैं जो कि नामुनासिब है, जिससे ऐसे लगता है कि बिल्कुल सब कुछ टूट चुका है और फिर जंग शुरू होने वाली है। जी। ईरान के अंदर तुम्हें पता है ना, जो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी तरफ से जो खबरें लीक हो रही हैं वो यही है, हमें नहीं ज़रूरत किसी की, जी। हमने कर दिया जो करना था और हम बस करने जा रहे हैं और हमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है तो कोई मज़ाकरात करने की। और उधर अमेरिका में ये है कि जी मज़ाकरात के साथ कुछ नहीं मिला आपको, तो आप सोचिए कि आप न्यूक्लियर ऑप्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, या उसके बगैर इस्लाम वालेकुम करके घर आ जाएंगे। जी। दोनों बातें वहाँ चल रही हैं अमेरिका में। तो आई थिंक इन दीज सर्कमस्टांसेस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट बाय द फील्ड मार्शल एंड मोहसिन एंड अदर्स। अच्छा, जब ऐसे बड़े विजिट होते हैं सेठी साहब, तो जो प्रैक्टिस है वो ये कि बिहाइंड द सीन्स कुछ चीज़ें तय हो चुकी होती हैं। तो यू थिंक कि ये वो ब्रेकिंग पॉइंट होगा या ये वो डिसाइसिव पॉइंट होगा कि ईरान प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई फेस सेविंग देने के लिए तैयार हो रहा है या हो चुका है? अगर हम प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का अभी स्टेटमेंट देखें, क्या वो वक्त आ गया है कि मुज़ाकरात की टेबल की तरफ वापस लौटा जाए? सिर्फ उनका नहीं, उनका फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्टर का भी आ गया जी। और पार्लियामेंट के जो स्पीकर है उनका भी आ गया जी, बाकिर कालीबाफ जी। 3 टॉप मैन, द प्रेसिडेंट, द स्पीकर ऑफ द असेंबली जी एंड द फॉरेन मिनिस्टर, तीनों ने इस किस्म के बयान दिए हैं कि वी आर रेडी, बेसिकली वी आर रेडी फॉर टॉक्स। ऐसे ही है ना जी। और यही ऑप्शन है जो होना चाहिए जी। बट IRGC को हमने देखा कि उनका अलग मौकफ रहा, हाँ, उसी को सेटल करने। तो इसीलिए आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि फील्ड मार्शल साहब जाके अब IRGC से भी बात करेंगे, उनके जो नुमाइंदे हैं। कुछ स्पेकुलेशन चल रही है जी। कि क्या वो बिग लीडर को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सुप्रीम लीडर को। उनकी क्योंकि कुछ फुटेजेस रिलीज की गई हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि वो ही इज़ अलाइव एंड सब कुछ। मेरा अपना ख्याल है नहीं मिलेंगे, उनसे मुलाकात नहीं होगी। दिस इज़ माई व्यू, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, आई एम जस्ट थिंकिंग कि ईरान इज़ नॉट रेडी टू शो द सुप्रीम लीडर विद एन एग्जिस्टिंग लीडर। वो अभी भी एक शैडो रखा हुआ है उन्होंने कि वो कहाँ हैं, जिंदा हैं नहीं हैं, वुंडेड हैं नहीं हैं, अस्पताल में हैं नहीं हैं। ये सारी स्पेकुलेशन तो चल रही है ना। कोई वजह नहीं है कि वो सुप्रीम लीडर को दिखाएं विद अ विजिटिंग डिग्नेटरी, ताकि पता लग जाए कि ये AI तस्वीर नहीं है या ये पुरानी आर्काइवल तस्वीर नहीं है। मगर वो अभी तक हुआ नहीं। किसी लीडर के साथ, बाहर के लीडर के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई ग्रेट लीडर की। तो अब अगर फील्ड मार्शल साहब के साथ हो जाती है दैट्स अ बिग 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 थिंग। बट मेरा ख्याल है कि अभी शायद ईरान इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। ये वो चाहते हैं कि ये एम्बिग्विटी रहे थोड़ी बहुत। एंड सो और फिर जाहिर है कि वो सीक्रेट लोकेशन पे हैं जी। और फील्ड मार्शल साहब को ले जाना पड़ेगा वहाँ। तो वो तो जब ले जाना पड़ेगा तो वो तो फिर ऑब्वियसली अमेरिकन मॉनिटर कर रहे होंगे सब कुछ, इजराइलीज मॉनिटर कर रहे होंगे, तो उससे सिक्योरिटी की डायमेंशन भी है। ठीक है ना। सो आई थिंक टॉप IRGC एंड दीज 3 जेंटलमैन, इनके साथ मुलाकात होगी, कुछ ना कुछ होगा। अमेरिका की ब्लेसिंग्स के साथ ये आ रहे हैं यहाँ। अच्छा। ये नहीं कि जी ईरानियंस पाकिस्तान आए हैं। जब अगर ईरानियंस पाकिस्तान आए ना तो उसका ये मतलब है ये ईरान अपना मौक़िफ़ लेके आया है। जब पाकिस्तान उठ के ईरान पे पास जाता है तो उनका मौक़िफ़ जो भी है उसको तब्दील करने जाता है और समझाने जाता है कि अब थोड़ी बैक ट्रैकिंग करें, अमेरिका की तरफ से यहाँ तक हम आ गए हैं। सो दिस इज़ व्हाट दिस मीटिंग इज़ अबाउट। ओके। पिछले दिनों में जब ईरानी वज़ीर दाखिला अनएक्सपेक्टेडली पाकिस्तान आए थे और मैंने आपसे उनके बारे में पूछा था या उनका दौरा मुतवक्के था, तो आपने बताया था कि उसका ताल्लुक कुछ बलोचिस्तान सिचुएशन ईरान बॉर्डर से है और वो खबर बाद में सही भी साबित हुई। अभी ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के जो तर्जुमान जो ये खबर दे रहे हैं कि फील्ड मार्शल का विजिट है, वो ये कह रहे हैं कि दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल कोऑपरेशन को मजबूत बनाना है मजीद। वो पता क्या है मसला? क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने जो सैंक्शंस की थ्रेट लगाई है जी, उसने ये लगाया कि कोई भी मुल्क जो तजारत भी करेगा किसी ईरान के साथ उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अब आपको पता है कि हमने हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था जी, कि जो पाकिस्तान के ओवरलैंड रूट्स है टू ईरान, उनको हम ठीक ठाक कर रहे हैं ताकि तजारत ईरान के साथ बढ़ सके वाया पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी तजारत और एक जो इंटरनेशनल तजारत है जी। और उसके लिए ये भी कहा गया था कि ग्वादर का जो डीप सी पोर्ट है उसको हमने तैयारी कर ली है उसकी। मतलब ये था कि अगर कोई जहाज़ ईरान जाना चाह रहे हैं और ब्लॉकेड हो गई है तो वो जहाज़ आ जाएँ ग्वादर, वहाँ सामान ऑफलोड करें, वहाँ से ओवरलैंड रूट के ज़रिए वो ईरान पहुँच जाए, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें एंड सो ऑन। तो ये हमने ऑलरेडी कर दिया ईरान के साथ। अब ईरान जो है वो उसको पता कि घिराव होने जा रहा है, वो अब पक्का करने आ रहे हैं ये इसके ऊपर वो पक्का वो चाहते हैं कि कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाए। अच्छा, अब वो एग्रीमेंट जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ होगी।
मगर इस मीटिंग के अंदर वो ये भी बात करेंगे कि अगर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए तो आप हमारी हिमायत करेंगे, यू ब्रेक द सैंक्शंस बाय, ये भेजेंगे आप सारा कुछ, हमें इजाज़त होगी। तो वो अपनी तरफ से ये भी फील्ड मार्शल से वो कमिटमेंट लेना चाहेंगे। और पाकिस्तान की सिचुएशन उस सूरत में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और इसलिए फील्ड मार्शल और पाकिस्तान को ये रोल लेना चाहिए कि देखिए ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे नेबर है, हमारी जोग्राफी है, हमारी सिक्योरिटी है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो फिर अमेरिका के साथ पाकिस्तान को नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो ईरान अपना जो सप्लाई लाइन्स है उसको पक्का करना चाह रहा है, इसलिए उसने पाकिस्तान के साथ ये बात की है पहले भी, और अब जिस ट्रिप पे भी वो बात करेंगे। और इसके बेसिस के ऊपर फील्ड मार्शल साहब उन्हें कहेंगे कि यार तैयार हो जाओ, बातचीत तो करो ताकि ये बात यहाँ तक ना आए, हम आपके साथ हैं, बट डोंट अलाउ दिस सिचुएशन टू कम टू अ प्लेस जहाँ से इतने सैंक्शंस लग जाएं, ग्लोबल सैंक्शंस लग जाएं। चाइना तो सर्वाइव कर सकता है, रशिया भी सर्वाइव कर सकता है, बट हम जैसे मुल्क, हमारे लिए तो बड़े मसले बन जाएंगे। तो इसलिए मेहरबानी करें, हमें भी यहाँ तक आना नहीं चाहिए। और ईरान अपने आप को बचाने के लिए कि अगर वहाँ तक आता है तो यहाँ से जो तजारत है वो, ये रास्ते भी जो है वो खुल जाएं और कोई अश्योरेंसेस मिल जाएं ईरान को। ओके ईरान ने ऑलरेडी ये ऐलान कर दिया कि जो इकोनॉमिक डी-डे वाले अमेरिका के रूट पे चलेगा उसे हम अपना दुश्मन कंसिडर करेंगे। तो यूएई ने जो किया उस पर मैंने आपसे कल सवाल कर लिया था, आपने उस पर एनालिसिस दिया, लेकिन सेठी साहब इस विज़िट के बाद हम कोई प्रोग्रेस समझें सैंक्शंस लिफ्ट करने के मामले में, फ्रोज़न एसेट के मामले में, या ब्लॉकेट ख़त्म होने के मामले में, या मक्का मुआहदे के हवाले से भी इसमें बातचीत हो? दैट इज़ स्टेप 2। स्टेप 1 इज़ कि फैसला हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। अमेरिका कहता है मेरा है और मैंने ब्लॉक किया हुआ है, ईरान कहता है ये हमारा है, और ओमान और हमने वर्कआउट कर लिया सब कुछ, और जहाज़ अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं चुने चुने। सो ट्रैफिक तो चल रही है छोटी मोटी। इराकीज़ को तो स्पेशल उन्होंने वो यही ना, पाकिस्तान की आ रही है जा रही है। चाइना का प्रॉब्लम बना हुआ है, चाइना अभी भी अमेरिका चाइनीज़ वेसल्स को रोक नहीं रहा है जी। अच्छा, ऊपर से इंटरेस्टिंग बात क्या है सर कि ईरान की जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो आज दिन ब दिन पता है वो 90% गोज़ टू चाइना जी। कैन यू इमेजिन? और न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि आपकी जो थ्रेट है उसको तो चाइना सबसे पहले फेल करेगा। आप जब तक चाइना को नहीं कहते कोऑपरेट करने का, आपके फेल है सारी। और चाइना नहीं करेगा। चाइना ने अनाउंस कर दिया है कि ये सैंक्शन भूल जाओ, वी नॉट एक्सेप्ट इट। और अभी क्या हुआ है कि अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया था वो इम्प्लीमेंट हो गया अब, और चाइना ने आगे से जवाब दिया कि आप इंतज़ार करें, हम इसका रिस्पांस देने वाले हैं, और वो रिस्पांस देंगे ऑन मिनरल्स जो उनको अमेरिका को चाहिए, और वो रोक देंगे, वो भी कर देंगे 50%। तो फिर तकलीफ तो होगी अमेरिका को, उसकी सारी डिफेंस इंडस्ट्री, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सारी सफ़र करेगी। ये कमज़ोरी है रेयर अर्थ। एब्सोल्युटली, चाइना हैज़ अ मोनोपोली ऑन रेयर अर्थ्स। देखिए रेयर अर्थ्स बड़ी जगह पे मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, हर जगह पे, हमारे यहाँ भी हैं, मगर उनको जो प्रोसेसिंग है ना वो चाइना के पास। 80% वर्ल्ड प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स इज इन चाइना, और इसीलिए ये प्रॉब्लम बन गया। और नई री प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स फैक्ट्रीज जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं लगती। वो कहते हैं 5 साल लग जाते हैं बिफोर यू कैन हैव सच अ फैसिलिटी। तो इसलिए अभी चाइना यूएस का इशू चल रहा है। यूएस अब सैंक्शंस जो कर रहा है, ग्लोबल सैंक्शंस हम लगा देंगे, ये धमकी दे रहा है। सो आई थिंक मज़ाकरात होंगे, बिकॉज़ ये अगर इस स्टेज पे बात चली जाती है तो देन फिर कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ सकती है। और इसी पे फुल स्टॉप लगाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ इसको बैक ट्रैक किया जाए और फिर मेमोरेंडम को इंतज़ार किया जाए। सो वंस अगेन वो मक्का मुआहिदा, ज़ाहिर है ईरान उसको कैसे देख रहा है, वो इस इम्पॉर्टेंट विजिट पे डिस्कस हो सकता है। ईरान उस बाबत क्या सवाल कर सकता है? आपने कहा था कि ईरान को इससे पहले एतमाद में ज़रूर लिया गया होगा, लूप में लिया गया होगा पाकिस्तान की तरफ से ही, तो इस मौके पर ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ सकते हैं। वो है ना, सबको पता है उसके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है। सो ऑल दिस विल बी डिस्कस्ड आई थिंक। वो एल्स आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन सा मुल्क इस वक्त मुज़ाकराती मेज़ पर सबको लाने के लिए, बिठाने के लिए? कतर है, ओमान नहीं है उस लेवल पे। अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओमान बेचारों ने कुछ छोटा सा एक बयान दिया था और ये कहा था कि हमने तय पा लिया है विद ईरान,
और अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी दी थी, याद है? जी, उन्होंने भी उड़ाने की धमकी दी थी। तन उड़ा देंगे। जी। देखो ना, इस किस्म की बात डोनाल्ड ट्रंप करता है। तो बेचारा ओमान तो छोटा भाई है, उसने ईरान को आगे रखा हुआ है। और पाकिस्तान जो रोल अदा कर रहा है वो ये है, बाकी जो गल्फ की कंट्रीज हैं उनको ला रहा है ऑन दिस प्लेटफॉर्म जी, कि हम सब मिल के इत्तेहाद करें और फिर वी डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स। बिकॉज अब क्लियर होगी ना, अमेरिका तो छोड़ के जा रहा है मिडल ईस्ट को, छोड़ के जा रहा है बिकॉज पिटाई हो गई है, ठीक है। और ये जो मुल्क हैं वहाँ के सारे, उन सबको पता चल गया अमेरिका उनको डिफेंड नहीं कर सकता। और ये अरबों डॉलर जो उन्होंने खर्च किए हैं ऑन बेसिस और डिफेंस में सारे फारग हो गए। अब वो आ रहे हैं सारे पाकिस्तान के पास। अब वो देखिए ना, पहले 3 थे जी, फिर उसके बाद एक और आ गया या आना चाह रहा है, जी, कुवैत ने अप्लाई कर दिया, जी। फिर उसके बाद इजिप्ट के साथ बातचीत शुरू हो गई है। इजिप्ट की कुछ मजबूरियां हैं जिसका वो इजहार कर जो भी है मजबूरियाँ, ये नहीं है, वो आ गया बात करने के लिए। और बांग्लादेश, और बांग्लादेश चौथे मल्ले हो, बांग्लादेश उठ के आ गया। जी। और अब फिर आप आगे और भी कुछ सुन लेंगे, 1-2 मुल्क और भी आ जाएंगे, शायद इंडोनेशिया भी आ जाए। ये एक बहुत बड़ा मुस्लिम ब्लॉक बन सकता है। पाकिस्तान इज द सेंटर ऑफ इट। सो यू कैन इमेजिन व्हाट द गुडविल देयर इज फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप एक कैंप बना रहा है तो इधर भी काउंटर कैंप भी बन रहा है। और इस काउंटर कैंप के पीछे कौन है? काउंटर कैंप के पीछे चाइना। एग्जैक्टली, हमारे बिल्कुल। वेल डन। इसके पीछे चाइना है, पड़ोस। एंड चाइना इज द राइजिंग सुपर पावर। और अब आपने जैसे कहा कि वो टैरिफ का भी ऐलान करने वाले हैं, तो ये एक और हल्ला होगा। बिल्कुल। हाँ, बट एक्चुअली वो स्लो पॉइजन पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, बजाय ये कि वो कहते हैं ना कि कोई अगर मीठे से मरा हो तो उसे जहर देने की ज़रूरत नहीं है। चाइना की पॉलिसी फ़िलहाल, चाइना लॉन्ग गेम खेलता है, हाँ, और चाइना नहीं डरता। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और डिफेंस इज इनॉर्मस, एंड इसीलिए इट्स इज़ द राइजिंग सुपर पावर और अमेरिका इज़ द डिक्लाइनिंग सुपर पावर। जी, अब राइजिंग सुपर पावर एक तरफ, डिक्लाइनिंग सुपर पावर दूसरी तरफ, और दरमियान के अंदर एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जी, तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि कोई भी सुपर पावर डिक्लाइन पे जब जाता है तो वो लड़ाई कर किए बगैर, हारे बगैर नहीं जाता। अब यहाँ तो हार गया है, बट दिस इज़ नॉट सच अ स्पेक्टेकुलर डिफीट। अभी भी उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज़ अलाइव एंड किकिंग। अभी भी वहाँ लोग हैं जो कि एक्सपेंशन और सुपर पावर की रिट के लिए तैयार है करने के लिए। सो आई थिंक इट विल टेक सम डूइंग। ये आज रिट्रीट नहीं होगी, इट्स अ रिट्रीट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और सर दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू की और अब कनाडा के साथ उन्होंने जो मामलात किए हैं, डॉलर के बदले डॉलर, कनाडा ने भी जवाबी वार किया है। ये भी एक और अमरीकी इस्तबदाद के खिलाफ आवाज़ है कि हम डरने वाले नहीं हैं, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे किस इकोनॉमी के लिए? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ना, अगर कामयाब हो जाता है तो जहाँ भी ये टैरिफ लगाएगा काउंटर टैरिफ्स लग जाएंगे। कनाडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग नाइदर है नदेर, हमारी कोई ऐसी एक्सपोर्ट नहीं है टू अमेरिका जो कि जिसके बगैर वो रह नहीं सकते। हम लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लो वैल्यू ऐड। ये वो एरियाज हैं वेयर अमेरिका कांट सर्वाइव। जी, तो अब यहाँ से भी फिर जवाब आएगा। या जवाब आएगा, बिल्कुल। कोई सर्वाइव नहीं कर सकता इस तरीके के साथ। और अमेरिका के अंदर जो चीज़ होगी, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर डोनाल्ड ट्रंप। वो क्या होगी? वो ये होगी कि जब टैरिफ लगाएंगे इंपोर्ट्स के ऊपर तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी लग जाएगा। फिर जो इंपोर्ट्स के अंदर अगर ये चीज़ है, ये 2 रुपये की चाइना से आती है, टैरिफ लगा देंगे तो ये 3 रुपये की हो जाएगी, तो महंगाई बढ़ जाएगी अमेरिका के अंदर, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी अमेरिका के अंदर, तो लोग चीखे मारेंगे। ऑयल का तो ऑलरेडी प्रॉब्लम बन गया है। इसकी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है उसकी वजह से ऑयल हर जगह पे महंगा हो गया और अमेरिका के अंदर और शोर पड़ा हुआ है। बिकॉज डोंट फॉरगेट, एक बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका वो वाहिद मुल्क है, इतना ही बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी टेरिटरी है कि उनको सबसे पहले जो रेलवेज़ है ना, इंडिया पाकिस्तान में ब्रिटिश ने रेलवेज़ बनाई, नेटवर्क बनाया, बिकॉज इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट था एंड देयर वाज नो मीन्स ऑफ ट्रैवल। सड़कों के ऊपर इतना जोर नहीं दिया, उन्होंने रेलवे बनाई। रेलवे के साथ सारा मुल्क जो थे वो एरिया जो थे वो खुल जाते हैं। अमेरिका के अंदर भी रेलवे जब आई, दैट वाज अ मेजर डेवलपमेंट। लोग कहते हैं अमेरिका की डेवलपमेंट ही 18th-19th सेंचुरी में रेलवेज़ की वजह से हुई, और वो अक्रॉस द लैंड मैस ऑफ अमेरिका। तो रेलवेज़ बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। बट
व्हेन द कार अराइव्ड आफ्टर द इन द 20th सेंचुरी, तो फिर कार के लिए सड़कें चाहिए थी, और अमेरिका सड़कें के ऊपर जिंदा है, कनेक्शंस. दैट इज़ वाई ऑटोमोबाइल्स इज क्रिटिकल टू अमेरिका एंड इट्स लाइवलीहुड एंड इट्स इकोनॉमी. और इतनी बड़ी उनकी वो ऑटोमोबाइल की रिक्वायरमेंट है. एक ज़माने में जापानीज़ कार्स को आते नहीं थे, वो समझते थे कुछ नहीं है, अमेरिकन कार्स बनती थी. अब जापानीज़ कार्स टेक ओवर कर लिया उन्होंने, और अब चाइनीज़ कार्स आनी शुरू हो जाएंगी. EVs. और ऊपर से मस्क भी लगा हुआ है चाइना के साथ, टेस्ला वगैरह. सो आई थिंक जब पेट्रोल महंगा होता है ना अमेरिका में, तो पाकिस्तान में तो हम चीखें मारते मारते हैं, मगर हमारी चीख सुनता कोई नहीं. अमेरिका में जब वो चीख मारते हैं ना, तो सुनना पड़ता है, बिकॉज वहाँ के लोग बड़े अग्रेसिव हैं, एंड एवरीबडी इज़ कैरिंग आर्म्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कैरी आर्म्स. और वहाँ बहुत ख़तरे हैं इस किस्म के. सो वहाँ ये मैटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड गैस, इट्स वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल. और इसी वादे के साथ तो प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे इक़्तिदार में, बिल्कुल, कि और वो ये उल्टा हो आसान गया. करेंगे. हाँ, उल्टा हो गया. तो वो तो कोई और एजेंडा लेके आए थे. ये वॉर ने उनको उड़ा दिया है. जो बाइडन पे जिससे इस मामले को लेकर तनकीद करते थे, वो उसके बरक्स इस वक्त वो खुद जा रहे हैं. तो जो उन्होंने वादे किए हैं वो सब तो उल्टे हो गए, और अब मिड टर्म में आगे वो पिटने की बातें कर रहे हैं, और वो इम्पीचमेंट की एक खतरे से लोगों को आगाह कर रहे हैं. मगर देखिए ना, वन ट्रम्प करके रहे हैं जी उनको समझ आ गई है कि मेरे से अब मैं मिड टर्म्स हार रहा हूँ. जी. ठीक है ना, हमारी पार्टी हार रही है, ये तो सब कह रहे हैं. अब अगर मिड टर्म्स हार जाता है तो फिर वो सेकंड फेज आ जाता है ना, कि इसको रखना है कि नहीं रखना. और वो अब क्या कर रहा है, वो ड्रामे कर रहा है कि मैंने थर्ड टर्म लेनी है जी. मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कुछ करना है. हाँ. और मैंने थर्ड टर्म लेनी है. वो तो इस वक्त इस हाई हॉर्स पे है. वही होता है जब बंदा शिकस्त हो जाए तो फिर वो डेस्परेट किस्म के स्टेप्स लेता है. बुझता चिराग ज्यादा रोशनी देता है. समथिंग लाइक जी. दैट. अब वो बात कर रहा है कि मैंने एक और टर्म लेनी है. भाई तू कैसे ले सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अलाउ इट, एंड तुम्हारे पास पावर नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके बावजूद उसने अपने वकीलों को, सपोर्टर्स को कहा कि तैयारी करो. मतलब ये है कि अगर ये हारेगा तो ये डिफीट नहीं एक्सेप्ट करेगा. जी. कैन यू इमेजिन? जैसे कैपिटल हिल पे इन्होंने पहले जो हुआ था, इन्होंने कोशिश की थी ना बंदे भेज के. इट वाज लाइक जैसे मई में हमारा यहाँ हुआ ना, ये प्रेशर डाल के. पहले धरना भी तो हुआ था हमारा, वो सारा ड्रामे करके. यहाँ भी यही थी ना कोशिश कि ये प्रेशर के जरिए कुछ कर लिया जाए. वहाँ भी उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप जब हारा था तो वो भी उन्होंने बंदे ला दिए थे, उन्होंने अटैक किया था. तो अब ये फिर तैयारियां कर रहा है उसके सब की. सो ही इज इन अ डेंजरस मूड, वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी एंग्री दैट इजराइल ने इसको यहाँ ले आया. और अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है, कल का जो सर्वे है वहाँ, वो ये कहता है कि ये जो सारी इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं फॉर दी कांग्रेस इलेक्शंस, सारे सेनेटर्स और कांग्रेस वो दूर हो रहे हैं एपैक से, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुमने पैसे लिए इसराइल के, तुमने पैसे लिए. और हर जगह पे ये बात हो रही है कि इसराइल, आप इसराइल के बारे में क्या सोचते हैं कैंडिडेट्स को. और जो कैंडिडेट कहता है, जो ज़ोरान ममदानी बात करता है, जिसकी वजह से वो सब यही कह रहे हैं कि इसराइल दूर हो. और वो 70% अमेरिका अब नाउ इज एंटी इसराइल जी. और एपैक का नाम लेना ही इस वक्त मसला बना हुआ है, गाली बनी हुई है. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन अमेरिका. ये फंडामेंटल शिफ्ट जो है सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं हो रही, ग्लोबल पावर डायनामिक्स में नहीं हो रही, राइज ऑफ वन पावर एंड डिक्लाइन ऑफ अनदर पावर नहीं हो रही. इन अमेरिका द सेंट्रल टेनेट ऑफ अमेरिका हैज़ बीन एपैक. एपैक अमेरिका को चलाता रहा है, इसराइल की चलाता रहा है, ज्यूइश लॉबी चलाती रही है. आज वो अंडर चैलेंज है बिकॉज ऑफ व्हाट इसराइल हैज डन इन पैलेस्टाइन. और वो जो जेनोसाइड है वो हर घर में पहुंच गई है सोशल मीडिया. उसने अवेयरनेस दी. दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ सोशल मीडिया. ऑफ कोर्स उसके बाय प्रोडक्ट्स कुछ बुरे भी निकले हैं. अब सारी यूरोप के अंदर ये बातें शुरू हो गई हैं, तुम्हें पता ही है कि 16 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना है, बैन करना है, ये करना है. रूल्स बना रहे हैं, लॉज लेकर आ रहे हैं, यूके ने इम्प्लीमेंट किया और ये चीज़ें हो रही हैं. जी. सो आई थिंक दिस इज वेयर वी आर नाउ.